Hi guys. So from today we are starting our crash course which is organized by Prep IAS. So I request everyone, those who have not subscribed to the channel, please subscribe it. So today we will be starting our economics. जैसा कि इकोनॉमिक्स इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक गाइस, ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एवरी ईयर इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, बस का पैटर्न चेंज होता रहता है। कभी स्टैटिक क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है और कभी आपका इकोनॉमिक सर्वे में से आ जाता है, राइट। सो बट दोनों के लिए व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्टैटिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यू शुड बी वेरी क्लियर विद द स्टैटिक कंसेप्ट, राइट। सो आज हम सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट आता है ना इसके अंदर, वो आता है जीडीपी का। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब इसकी आपको मल्टीपल डेफिनेशंस मिलेंगी, बट मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स याद रखने हैं और आप कोई भी डेफिनेशन लिखो उसके अंदर ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। सबसे पहले मैं अपनी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, produced in a domestic territory in a financial year, right? फाइनेंशियल ईयर से। तो इसमें जो 4 वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सबसे पहले मॉनेटरी वैल्यू, देन वी हैव फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, देन वी हैव डोमेस्टिक टेरिटरी एंड देन वी हैव फाइनेंशियल ईयर, राइट। सो अब हम चारों पॉइंट पे देखो, अगर आपको ये चारों पॉइंट याद है ना तो आप डेफिनेशन कुछ भी लिखो, आपको बस अपनी डेफिनेशन के अंदर ये पॉइंट मेंशन करना है और इन्हीं डेफिनेशन के अराउंड आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी घूमते हैं। लाइक मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए मतलब उनकी कोई ना कोई आपकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, राइट। देन सेकंड इज योर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करेंगे। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे ना, तब मैं आपको यहाँ से एक छोटा सा बेसिक का कंसेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले आता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। ये थोड़ा सा बेसिक है बट अगेन बता देता हूँ मैं आपको। देन नेक्स्ट इज योर फाइनल गुड्स, राइट। Intermediate goods are basically the raw materials which are used in the production of final goods. Now talking about final goods में भी आपका एक होता है कंज्यूमेबल गुड्स एंड दूसरा होता है आपका कैपिटल गुड्स। Now when I talk about this consumable goods, these are for consumption, मतलब आप इनको और कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जबकि कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज बेसिकली योर मशीनरी विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, राइट। सो आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं आपके, ठीक है। देन आपका थर्ड पॉइंट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे ना, जब हम यहाँ पे आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है
और इससे लगातार 2012, 2013 एंड इनफैक्ट 2014 में भी क्वेश्चन आया था। वो क्या क्वेश्चंस थे वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है आपका, इसके तीन पार्ट हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है आपका पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी राजनीतिक सीमा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, राजनीतिक सीमा। लाइक फॉर इंडिया पॉलिटिकल बाउंड्री इज समथिंग लाइक दिस, right, something like this is the political boundary of India. Then second is your embassies, consulates and cultural centers of India in abroad, राइट। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूज मत होना। मतलब कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट्स और इंडियन कल्चरल सेंटर्स जो बाहर के देशों में स्थित हैं, उनमें अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा होगा तो वो आपका जीडीपी का पार्ट बनेगा, दैट इज जीडीपी ऑफ इंडिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज लाइक वीजा सर्विस, जो हमारी एम्बेसीज के द्वारा जो बेसिकली आपकी एम्बेसी फॉर एग्जांपल तुर्कमेनिस्तान में आपकी जो इंडियन एम्बेसी है वो वीजा सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो आपका हमारी जीडीपी का पार्ट होंगे, राइट। देन थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि विद द एसेट्स ओन्ड बाय इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज, व्हाट आर दीज एसेट्स, ये एसेट्स क्या है आपके, दीज एसेट्स आर नथिंग बट लाइक एयरक्राफ्ट्स, लाइक शिपिंग वेसल्स, लाइक योर फिशिंग वेसल। ये सारे के सारे, इनसे जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है ना, ये सारा इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है। ये पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसका फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, इट इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना, ये 4 क्वार्टर्स में आपका डिवाइडेड है, दैट इज Q1, Q2, Q3, Q4, राइट। Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और सब में आपके 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है। सो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, तो जीडीपी क्या हो गया, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है वो फाइनल होने चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने चाहिए, प्लस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जब हम ये सब चीजें, आप ये 4 पॉइंट जब आप लिख दोगे अपने जीडीपी के डेफिनेशन के अंदर, देन इट बिकम्स अ कंप्लीट डेफिनेशन। अब मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये पॉइंट मैं आपको जब नेशनल इनकम की कंसेप्ट बताऊंगा ना, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जब हम कोई सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, तो जो उन गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू होती है ना, वो जीडीपी का पार्ट नहीं होती है,
ये थोड़ा सा याद रखना। सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर डबल अकाउंटिंग का कंसेप्ट आ जाएगा। डबल अकाउंटिंग, क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू तो पहले ही उसकी प्राइमरी सेल के टाइम पे कैलकुलेट कर ली गई थी। पर अगर ये जो सेकंड हैंड बेचे गए हैं किसी ब्रोकर के द्वारा बेचे गए हैं और ब्रोकर ने उस पर अपना कमीशन लिया है, तो वो हमारा जीडीपी का हिस्सा होगा क्योंकि उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका बेसिकली ये ऐसा रिलेटेड कंसेप्ट यूपीपीसीएस 2000 आई गेस 2014 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल याद रखना। जो सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू कभी भी जीडीपी का हिस्सा नहीं बनेंगी क्योंकि उससे डबल अकाउंटिंग होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उनकी जो प्राइमरी सेल के टाइम पे जो वैल्यू थी वो हम जीडीपी में इंक्लूड कर चुके हैं। पर जो ब्रोकर इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उसका कमीशन जो होगा वो जीडीपी में इंक्लूड होगा क्योंकि उसने एक सर्विस प्रोवाइड करी है। राइट, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जीएनपी। जीएनपी इज नथिंग बट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इस पे क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं। राइट, सो मैं जीएनपी क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन कैसी होगी इसकी? अगेन सेम डेफिनेशन लिखेंगे। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन citizens or citizen of any country, citizen of any country for GNP of that country in a financial year, in a financial year, ठीक है, will be the GNP, right? सो अब मैं GNP में फर्दर आगे जाने से पहले ना तीन कैटेगरी ऑफ पर्सन लेता हूं। एक पर्सन ए है, एक बी है और एक सी है। ए कौन है आपका? ए है आपका इंडियन सिटीजन। ए कौन है? इंडियन सिटीजन अर्निंग इन इंडिया। अर्निंग इन इंडिया, अर्निंग मतलब प्रोडक्शन और इसमें सेल्फ अंडरस्टूड है, अर्निंग मतलब प्रोडक्शन भी आएगा। राइट, सेकंड पर्सन है बी, इंडियन सिटीजन अर्निंग इन अब्रॉड, अर्निंग इन अब्रॉड। तीसरा पर्सन है एनी फॉरेनर अर्निंग इन इंडिया। राइट, सो अब आप बताओ मेरे को इसमें जीडीपी क्या होगा? हमने जीडीपी क्या पढ़ा यहाँ से? जीडीपी विल बी, जीडीपी विल बी, आप ऊपर देखो यहाँ पे हमने जीडीपी क्या देखा? जीडीपी में हमने देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करा गया है। चाहे कोई भी प्रोड्यूस करे गुड्स एंड सर्विसेज, अगर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो इंडिया का जीडीपी का पार्ट बनेगा। जैसे कि हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में देखा क्या क्या आता है, पॉलिटिकल बाउंड्री आता है, एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स वगैरह आते हैं और एसेट्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें जीडीपी क्या होगा बताओ आप लोग? जीडीपी मतलब सिंपल अपनी नोटबुक में लिखो आप लोग, जीडीपी विल बी जहां जहां इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, ये वाला पॉइंट ए प्लस सी। नाउ जीएनपी क्या होगा? आप लोग अपनी नोटबुक में लिखो, फिर हम मैच करेंगे कि आपने सही लिखा है क्या। जीएनपी में हमने देखा कि हम मेन फोकस रखते हैं इंडियन सिटीजन के ऊपर। वो कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है वो मैटर नहीं करता, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, तो वो जीएनपी का हिस्सा बनेगा। जैसे कि आपका ए प्लस बी। राइट, सबने जिसने ए प्लस बी लिखा है जीएनपी को उसका आंसर बिल्कुल सही है। जिसने गलत करा है तो अब इसको सही कर लें। ठीक है,
सो जीएनपी इज बेसिकली, जब हम जीएनपी की बात करेंगे तो जीएनपी इज नथिंग बट अ सिटीजनशिप बेस्ड कंसेप्ट. while GDP is territory based concept. ठीक है. So this question was asked in UPSC 2011 and UPPCS में ये 2 बार पूछा जा चुका है, 2013 में और 2016 में. ठीक है. तो आप लोग थोड़ा सा याद रखना, इट इज जीएनपी. GNP is a citizenship based concept while GDP is a territory based concept. राइट. ये कैलकुलेशन आप लोगों को याद रहनी चाहिए. ठीक है. व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज any final goods and services being produced in the domestic territory of India, चाहे वो इंडियन सिटीजन करे या फिर वो कोई फॉरेनर करे. तो A प्लस सी, while GNP is A प्लस बी. राइट. किसी को कोई भी डाउट होगा ना अगर किसी भी कंसेप्ट में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी होगा, उसमें आप अपना डाउट लिख देना. संडे को हम लोग डाउट की क्लास भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. उसी के साथ साथ आप लोग कमेंट्स में भी अपने डाउट पूछ सकते हो. गूगल फॉर्म से पूछोगे तो संडे को आपके डाउट डिस्कस हो पाएंगे. कमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में. ठीक है. तो अब इम्पोर्टेंट है कि यार जीडीपी पढ़ लिया, जीडीपी पढ़ लिया, अब ये जीडीपी और जीएनपी का रिलेशन क्या है? जीडीपी एंड जीएनपी का रिलेशन क्या है? तो अब हम देखेंगे यहाँ पे रिलेशन ऑफ, हेडिंग डालो आप लोग, रिलेशन ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी. ठीक है. तो जीएनपी इज बेसिकली जीडीपी प्लस NFIA. What is NFIA? NFIA is net factor income from abroad. What is this? NFIA is net factor income from abroad. मतलब इसका क्या मतलब हुआ आपका? इंडियंस अर्निंग इन अब्रॉड माइनस फॉरेनर्स अर्निंग इन इंडिया. राइट. सो व्हाट विल बी द NFIA? अब NFIA बताओ आप लोग क्या होगा? NFIA को ABC की टर्म्स में आप डिफाइन करो. सब लोग अपनी नोटबुक में लिखो कि NFIA क्या होगा. NFIA मैंने बोला आपको, इनकम ऑफ इंडियंस इन अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया. राइट. फटाफट से आप लोग अपनी नोटबुक में लिखो. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा. जिसका आंसर सही है वो बिल्कुल सही मार्क कर लेना, वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं. और जिसका आंसर गलत है वो समझने की कोशिश करो कि उनका आंसर गलत क्यों है, और उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर देना. ठीक है. तो NFIA क्या है? इनकम ऑफ इंडियंस इन अब्रॉड. अब्रॉड मतलब कहाँ पे, कौन सी कैटेगरी आएगा ये? इट विल बी बी, Indian citizens earning in abroad. So it will be B, and income of foreigners in India will be C component. Right. So NFIA will be B minus C. NFIA will be B minus C. अब यहाँ देखो आप, जीडीपी क्या था हमारा? जीडीपी हमने देखा था यहाँ से, जीडीपी वॉज A प्लस सी. तो जीडीपी लिखो यहाँ पे क्या है आपका? A प्लस सी प्लस NFIA क्या है आपका? B माइनस सी. तो ये कितना आ गया आपका? GNP कितना आ गया आपका? GNP विल बी A प्लस बी. अब आप पीछे देखो,
कितना आया था हमारा जीएनपी? जीएनपी वाज ए प्लस बी, तो इसे क्या बोलते हैं हम मैथमेटिक्स में? हेंस प्रूव्ड, राइट? सो जीडीपी और जीएनपी का रिलेशन क्या है? इट इज जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये रिलेशन आप लोग याद रखना। अब इंडिया में क्या सिनेरियो है? इंडियन सिनेरियो में आपके साथ के साथ बताता जाऊंगा। हालांकि आप लोग इकोनॉमिक सर्विस से ये सब जब पढ़ोगे तो अपडेट करते रहना। करेंटली इंडिया में एनएफआईए नेगेटिव है। जब मैं एनएफआईए नेगेटिव बता रहा हूं तो इसका क्या मतलब है ये बताओ आप लोग फटाफट से। 1 मिनट का टाइम अगेन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। एनएफआईए नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा आपका? ये वाला टर्म ज्यादा होगा, यानी जो हमारा बी है सी से कम होगा। इसका क्या मतलब होगा हमारा? दैट सी इज ग्रेटर देन बी, लाइक फॉरेनर्स आर अर्निंग मोर, इन इंडिया। ट्रू। तो आप जब यहां से देखो, यहां से फॉरेनर्स अर्निंग इन इंडिया, फॉरेनर्स मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, इट कैन बी इंडिविजुअल और इवन एन एमएनसीज, ठीक है? तो सी इज ग्रेटर देन बी यानी एनएफआईए इज नेगेटिव। अब आप लोग खुद सोच के बताओ मैथमेटिकली रिलेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस माइनस एनएफआईए, यानी जीडीपी माइनस एनएफआईए, यानी जीएनपी क्या हो गया आपका? जीएनपी इज जीडीपी माइनस एनएफआईए, यानी जीएनपी हमेशा जीडीपी से छोटा रहेगा। सो दिस विल बी जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी। दिस इज योर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2009, यूपीएससी 2012। ऑल्सो इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2018 एंड ऑल्सो इन यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया था ये, ठीक है? तो ये बेसिकली एवरी ईयर पूछा जाता है इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे। बड़ा मोटा मोटा याद रखना कि हमारा जीडीपी जीएनपी से ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ एमएनसीज कम है, मतलब हमारे यहाँ जो एफडीआई वगैरह आ रहा है ना वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन एफडीआई इन फॉरेन कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जो हमारा एफडीआई आ रहा है वो ज़्यादा, वो एफडीआई जो इंडिया में आ रहा है वो ज़्यादा है, और जो इंडिया से बाहर एफडीआई जा रहा है वो कम है, राइट? तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग अपना गूगल फॉर्म भर देना या कमेंट कर देना, बट एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर लेके चलना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, और ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस साल भी कभी ना कभी पूछा जाएगा, चाहे वो स्टेट सर्विसेज में पूछा जाए चाहे वो यूपीएससी में पूछा जाए, पर ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है? किसी भी बच्चे को किसी भी कंसेप्ट में अगर डाउट रहता है ना तो वो इस कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा एक्सप्लेनेशन के अंदर, ठीक है? ये मत सोचना कि दोबारा एक्सप्लेन नहीं होगा, दोबारा एक्सप्लेन भी हो जाएगा, राइट? अब मैं इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बेसिकली जीडीपी का मतलब क्या होता है? देखो, जीडीपी में ना कुछ इनपुट्स आते हैं, हम इन इनपुट्स की बात करेंगे। इनपुट्स आप ऐसे समझ लो, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब आप घर में कोई भी वेजिटेबल बनाते हो, कोई भी वेजिटेबल बनाते हो तो उसमें आप मसाले डालते हो, ऑयल डालते हो, सॉल्ट डालते हो, फिर जाके आपकी कुक करते हो, राइट? सो ये जो मसाला, ऑयल, सॉल्ट है ना जीडीपी का, ये इनपुट्स है।
इनपुट्स ऑफ जीडीपी। ठीक है, दो कैटेगरी के डिवाइड करेंगे इसमें। वन इज योर फैक्टर इनपुट्स एंड अनदर वन इज योर नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, ये जो फैक्टर इनपुट्स है, अच्छा इस बार एक क्वेश्चन आया था मेंस में, अगर आप लोगों ने मेंस का पेपर देखा होगा। देखो मेंस में इसलिए बोल रहा हूँ प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में, क्योंकि वो मेंस का क्वेश्चन कभी भी आपका प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन आया था पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, अब इसकी पोटेंशियल जीडीपी की डेफिनेशन ना आप लोग खुद बताओगे अभी मेरे को। ठीक है, पहले मैं आपको फैक्टर इनपुट्स पढ़ाता हूं, फिर आप लोग बताना। फैक्टर इनपुट्स मतलब देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं वो आपके? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। While these non-factor inputs are the secondary inputs, जिसको आप लोग रॉ मटेरियल्स भी बोल सकते हो। राइट, सो जीडीपी में इट इज द फैक्टर इनपुट्स जो कंसीडर किया जाता है, नॉन फैक्टर इनपुट्स को जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, अब लैंड से क्या आता है? मॉनेटरी वैल्यू क्या है लैंड की? रेंट। क्योंकि जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो हमें इंश्योर रखना है कि हम मॉनेटरी वैल्यू की बात करें, है ना। हमने हमने स्टार्टिंग में देखा था लेबर का क्या है आपका, जैसे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। हमने यहाँ पे देखा था कि जीडीपी वो होती है मॉनेटरी वैल्यू, यानी आपका मनी वैल्यू। राइट, तो अब हम जब यहाँ पे देखेंगे लैंड, रेंट, लेबर इज योर वेजेस या सैलरी, कैपिटल इज इंटरेस्ट, ब्याज वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप इज योर प्रॉफिट। राइट, यानी आपकी बिजनेस स्किल्स, कैसे आप कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहां से समझो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि आपका फैक्टर इनपुट्स क्या होगा। ठीक है, तो फैक्टर इनपुट्स ये हो गया, तो जीडीपी क्या हो गया आपका? जीडीपी हो गया आपका फाइनल वैल्यू एडिशन बाय फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कभी भी जीडीपी में कंसीडर नहीं किए जाते हैं, ये आप थोड़ा सा बिल्कुल याद रखना। ठीक है, तो अब आप मेरे को यहाँ पे ये बताओ कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल जीडीपी। व्हाट विल बी द पोटेंशियल जीडीपी? पोटेंशियल जीडीपी विल बी द मैक्सिमम यूज और मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी द पोटेंशियल जीडीपी। बस यहीं से वो डेफिनेशन आपको उठानी थी। अगर इतना भी लिख के आए हो तो वेल एंड गुड, बहुत डिसेंट आंसर होगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जीडीपी के बारे में। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको कुछ बताता हूँ, काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को ये जान के। इनकम क्या होती है? इनकम होती है आपकी वैल्यू एडिशन। राइट, सो फॉर अर्निंग इनकम वैल्यू एडिशन इज वेरी एसेंशियल। बिना वैल्यू एडिशन के आपकी इनकम जनरेट नहीं होती है। ठीक है, बिना वैल्यू एडिशन के आपकी इनकम जनरेट नहीं होती है। राइट, देन सेकंड पॉइंट इज वैल्यू एडिशन कैन बी डन ओनली बाय
4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो अभी हमने यहाँ पे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे हैं, सिर्फ इन्हीं से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, सिर्फ इन्हीं से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। और अगर वैल्यू एडिशन होगा तो ही आपकी इनकम जनरेट होगी, याद रखना। बिना वैल्यू एडिशन के इनकम जनरेट नहीं होगी, बिना वैल्यू एडिशन के इनकम जनरेट नहीं होगी। यानी इसका मतलब क्या है, इनकम कैन बी जनरेटेड ओनली बाय 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इनफैक्ट ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कभी भी अगर आपके पास कीवर्ड्स आए, इनकम, मनी, एसेट, वेल्थ, ये चारों टर्म डिफरेंट होते हैं। ये कभी भी इकोनॉमिक्स में सेम मतलब नहीं रखते हैं। अब आप लोगों का काम ये है, आप लोग इन चारों के बीच में मुझे डिफरेंस बताओ कमेंट करके, ठीक है। और इसको इसी वाले कंसेप्ट के साथ रिलेट करना, ठीक है। ये वाला आप कंसेप्ट बताओ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। इसमें आपको मैं हिंट और दे देता हूं। कुछ लिक्विडिटी का डिफरेंस आता है। लिक्विडिटी मतलब कैश अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। वैसे तो मैंने पूरा आंसर बता ही दिया है आप लोगों को, बट आप लोग अभी भी मेरे को बताओगे कि इन चारों में क्या डिफरेंस है, और मैंने हिंट आपको दे दी है, ये डिफरेंस आपका लिक्विडिटी के बेसिस पे होगा, ठीक है। जरूर बताना इसका डिफरेंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद आप लोग एक और चीज मेरे को बताना, क्या इनकम बिना मनी के, क्या इज इनकम विदाउट मनी पॉसिबल है? इज इनकम विदाउट मनी पॉसिबल? बताओ, सोचो, जल्दी से सोचो 1 मिनट के लिए। यस, इट इज पॉसिबल। हाउ? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। दिस इज योर इनकम। इनकम क्या होता है? इट इज नथिंग बट योर वैल्यू एडिशन, इट इज नथिंग बट योर वैल्यू एडिशन। जरूरी नहीं है कि मनी ही आपकी इनकम बने। इनफैक्ट जो बार्टर एक्सचेंज में आप जो प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हो, अगर आपने उसमें वैल्यू एडिशन किया है, उसके बाद आप प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हो, देन इट विल बी कंसिडर्ड योर इनकम, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। एक और मेरे को पॉइंट आप लोग बताना, ये पॉइंट मैं सोच रहा था आपसे पूछूं, मैं सोच रहा था मैं बताऊं, पर आप लोग ये चीज बताना। गोल्ड की इनकम, गोल्ड का वैल्यू अगर 1 लाख से 1.5 लाख होता है, अगर गोल्ड की वैल्यू 1 लाख से 1.5 लाख हो गई, तो क्या, तो उसकी क्या इनकम इंक्रीज हुई है? क्या वेल्थ इंक्रीज हुआ है उसका? ठीक है, ये पॉइंट आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है। तो मैंने आपके लिए अभी 2 काम दिए हैं इस पीपीटी के अंदर। सबसे पहले तो आप मुझे मनी इनकम मनी एसेट और वेल्थ के बीच में डिफरेंस बताओगे। उसके बाद आप मेरे को ये बताओगे कि अगर गोल्ड की वैल्यू 1 लाख से 1.5 लाख हुई है, या सपोज 30,000 से 50,000 पहुंच गई है, ठीक है। तो जिन जिन के पास गोल्ड था, जिन जिन के पास गोल्ड है, क्या वो उनकी इनकम है? क्या वो उनकी वेल्थ है?
ठीक है, ये सारे पॉइंट आप मुझे कंसीडर करके बताओगे। कमेंट में जरूर लिख देना, कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है, आप लोग क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ठीक है, एंड आई एम एंश्योरिंग यू एक एक कंसेप्ट समझोगे ना, इकोनॉमी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क करके आओगे प्रीलिम्स में। ठीक है, देन अब मैं आपको ना कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा। ये जनरल कंसेप्ट्स हैं, दे आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम। पहला कंसेप्ट आता है ग्रॉस वर्सेस नेट। ग्रॉस वर्सेस नेट, राइट। चलो एक काम करते हैं ना, ये वाला जो आगे के कंसेप्ट है ना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। आप लोग मेरे को यहाँ तक इनकम और वेल्थ, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल मेरे से पूछो। आपके साथ गूगल फॉर्म भी अटैच होगा, आप साथ के साथ वहाँ पे नोट्स बनाओ, साथ के साथ अपनी आपने जितने भी डाउट्स हैं उस गूगल फॉर्म में लिख दो। ठीक है, जब उस गूगल फॉर्म में लिख दोगे तो हम संडे को उनका डिस्कशन करेंगे, राइट। तो अभी आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। और आप लोग ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही एक इनिशिएटिव है। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट में लिख देना। ठीक है, याद से। थैंक यू।